मेरा नाम रवीना है। मेरा संबंध गुजरात के एक छोटे से गांव से है। मैं एक आम से शक्ल सूरत की करीब लड़की हूँ। इसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने छोटे से घर से निकलकर किसी बड़े से महल में रहूं। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरे चार भाई बहन और जो मुझसे छोटे थे, और मेरे पिता मामूली सी तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में काम करते थे। मैंने सोचा कि मुझे अब बड़ी होने के नाते अपने बाबा का हाथ बांटना चाहिए, इसलिए मैंने इंटर करने के बाद छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश की। मगर आजकल तो मेरे बेचारे बीए एमबीए पास कर लड़के ही बिना जॉब के फिर रहे हैं, तो मेरे इंटर की क्या हैसियत थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा किया कि कोई हुनर सीख लो, तभी कुछ कमा सकोगी। 2-3 साल बाद प्राइवेट स्कूल के धक्के खाने के बाद मैंने एक पार्लर में काम करना सीखना शुरू कर दिया ताकि उसी से कुछ पैसे कमा सकूं। दिन से वक्त मैं पार्लर में काम करती थी और शाम को कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे, तो गुजर बसर ही हो जाती थी। हमारा एक घर छोटे से इलाके में था। मैं और काम सीखने शहर में एक पार्लर में जाती थी। इस तरह आने जाने से बहुत किराया लग जाता था। मैंने टाउन के पास ही किराए पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से कम किराए पर मुझे एक घर मिल गया और हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं बड़ी लगन से काम सीख रही थी और मेरी पार्लर वाली दीदी मुझे बहुत खुश थी। उसका नाम था कि एक दिन मैं बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक औरत को देखा जो तेज तेज सांस ले रही थी। शायद उसे सांस नहीं आ रही थी, यह पता नहीं कोई मसला था। मैंने इधर उधर मदद करने का देखा, लेकिन उस वक्त गली सुनसान थी और आसपास कोई था और था भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस औरत ने इशारे में पानी मांगा तो मैं भागकर पिछली गली में लगे फिल्टर से उस औरत के लिए पानी लाई और उसे पानी दिया। पानी पीकर उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं उसे सारा देकर अपने हाथ अपने घर ले आई। उस औरत ने बताया कि वह रोजाना उस वक्त सैर करने करीबी पार्क में जाती है। आज भी मैं सैर करने निकली थी, अचानक चक्कर आ गया और मुझसे कहने लगी कि बेटे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मैंने कहा आंटी धन्यवाद की जरूरत नहीं है, या तो मेरा कि वो एक अमीर खानदान से संबंध रखती है। उसका सिर्फ एक बेटा है और पति का अरसा वह स्वर्गवास हो गया। वह काफी देर बैठी मेरी मम्मी की बातें कर रही थी। कुछ ही देर में वो और मेरी मम्मी पक्की सहेलियां बन गई। कुछ देर बाद उस औरत को उसका ड्राइवर लेने आ गया। वो चली गई। उसके बाद वह औरत हमारे घर आने जाने लगी। एक दिन वह आंटी आई तो बहुत परेशान लग रही थी। मेरी मम्मी ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो बहुत दुख भरे अंदाज से कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा और उसकी जिंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मम्मी ने पूछा क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बेटे के साथ? तो वह आंटी कहने लगी कि मेरी की इतनी दौलत होने के बाद क्या फायदा, जब मैं अपने बेटे की खुशियां ही नहीं खरीद सकती, तो मैं अपने बेटे की खुशियां देखने की वो तरस गई हूँ। अब तो मुझे भी हैरत हुई कि मामला क्या है। मैंने आगे होकर पूछा कि आंटी बताइए तो सही क्या हुआ है। वो औरत कहने लगी कि मेरा बेटा जिससे भी शादी करता वह लड़की उसी रात तलाक लेकर अपने मायके चली जाती और ना जाने मेरे बेटे पर क्या क्या गंदे गंदे इल्जाम लगाती है। अब तो लोग भी जाने नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे में अब कोई अपनी बेटी नहीं देगा और उसी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे आंटी की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। मम्मी भी उस आंटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटी की अब बड़ी अच्छी लड़की से शादी होगी। कुछ दिन बाद वह आंटी हमारे घर आई तो बड़ी दुखी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछा कि आंटी अब क्या हुआ? आप बेचारी रोने लगी। क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी की वजह से बड़ी परेशान हूँ। कल फिर उसकी गूंगी मांगनी टूट गई। हाँ मैं क्या करूँ, काश मैं भी जीते जी अपने बेटे की खुशियां देख सकती। अब तो मैंने उसकी शादी का ख्वाब ही छोड़ दिया, शायद उसकी किस्मत में ही नहीं है। मुझे आंटी पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। आंटी को यकीन न आया, कहने लगी क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी मम्मी यह सुनकर घबरा गई। उन्होंने आंखों में इशारे किए कि मैं मना कर दूं। अब मगर मैंने आंटी से कोई यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्द आपके बेटे से शादी कर लूंगी। वह बहुत खुश हो गई। मम्मी ने आंटी से जाने के बाद मुझे बहुत डांटा कि जरूर उसके लड़के के कोई मामला होगा, वरना हर लड़की उसे छोड़ क्यों देती। तुमने शादी के लिए हाँ, क्योंकि कोई तरह से खाने की जरूरत नहीं है। मैंने दुख से कहा कि मैंने उस औरत पर नहीं, दुख खुद पर अपने घर वालों पर तरस आया है। उससे शादी करूंगी तो कुछ नहीं, कम से कम हमारे हालात ही ठीक हो जाएंगे। मेरी शादी वैसे भी कहीं ना कहीं तो होनी ही है, ना तो उस आंटी के बेटे से क्यों नहीं। मम्मी तो को मेरी बात की समझ आ गई। वह भी ना चाहते हुए भी राजी हो गए। मेरी सास तो इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी।
वह तारीख लेने आए तो सारी इतनी मिठाई लाई के बाद हमने पूरे मोहल्ले में बांटी थी। मेरी होने वाली सास ने मेरे कमरे लिए बिल्कुल वैसा ही जोड़ा दिया था जैसे मैं अपनी शादी की को पहनना चाहती थी। वह जोड़ा पूरे 10,000 का था, लेकिन उस पैसे की तरह परवाह नहीं थी। उनकी इन हरकत को देखकर मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि अभी भी वक्त है, सोच ले जरूर, उसके बेटे में कोई बड़ा मामला है। मगर मैं जुबान दे चुकी थी और पलट नहीं सकती थी। शादी के दिन मेरी पार्लर वाली दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया। मैं दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही थी। मेरी सास ने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजामात किए थे। शादी हॉल को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने सारे आहे भरकर सोचा, हाय सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। एक खूबसूरत घर, गाड़ी, माल दौलत, तो काश दूल्हा भी मेरी पसंद का होता, तो मेरे ख्वाबों का राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। मैंने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने वाली है। लड़का वैसा दिखता है, उसका समझी क्या था। मुझे बस अपने घर वालों का पेट पालना था और उसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता यही लगा था। मगर मैं जब दुल्हन बनकर उस घर गई तो पहली बार मैं सोचकर मजबूर हुई कि आखिर ऐसे अब क्या बात थी कि उस शख्स की चौथी पत्नी बनने जा रही थी। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई। मेरा दिल को में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। रात के 2 बजे मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसकी पर्सनालिटी देखकर मेरे मुंह में उंगली दबा ली। वह बहुत हैंडसम लड़का था, लेकिन मेरे रुकने की वजह यह नहीं थी। वह दरअसल मैं उसे पहचान गई थी और मैं किस्मत के हेरफेर में पड़ा हैरान थी। उससे पहले मैं उसे कुछ कहती, उसने अजीब हरकत के लिए जिसे देखकर मैंने उसके कदमों से तले जमीन निकल के उसके एक हाथ नचाकर कहा, तेरी खैर हो या प्लास्टिक का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने मेकअप किससे करवाया है? जिससे भी करवाया उसे ठीक से बेस नहीं लगाया। फिर जरा नजाकत से चलता हुआ वह बेड तक आया। मेरे होश उसकी हरकतें देखकर खराब हो गए। वह एक हाथ कमर पर रखकर अजीब से अंदाज में मेरा मेकअप पर तकमीलें झाड़ रहा था। मैंने उसे पहचान गई थी। वह मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मनीष था, मगर यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरा पति है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल भागी, दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा दी। मैं गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। मैं पागल होने वाली हो गई या सोच सोचकर मैं वह मेरा पति बन चुका है। मैंने ऐसा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि जिस शख्स को मैं भुला चुकी हूँ वह अचानक इस तरह मेरे पति के रूप में मेरे सामने खड़ा होगा। मैंने उसे 2 साल पहले ही जानती थी। उस दिनों की बात थी जब मैंने इंटर के बाद एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वह स्कूल तो काफी बड़ा था, अमीरों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मगर स्कूल का मालिक बहुत कंजूस था। उसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। 3,000 की तनख्वाह आटे के नमक के बराबर थी। मगर कुछ न होने से बेहतर समझा मैं इसी की किस्मत पर खेला जोखा जान लिया जाए। यूं स्कूल जाने लगी। वहां मैं नर्सरी क्लास की टीचर के हाथ हेल्प के तौर पर पढ़ती थी। मेरा काम ज्यादातर बच्चों को संभालना और डायरी लिखना था। छोटे छोटे बच्चों को मेरा दिल लग रहा। एक बच्चा मुझे वो बहुत क्यूट लगता था, मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसे ड्राइवर लेने आया तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, इस बच्चे के घर पर कॉल कर दो। मैंने रिकॉर्ड से अपनी मम्मी का नंबर निकाला और अब उसमें फोन करके कहा कि काफी देर हो गई उसका, आपका ड्राइवर आपके बच्चों को लेने नहीं आया। तो मैं मम्मी कहने लगी कि मैं अपने भाई को भेजती हूँ लेने। सारा स्कूल खाली हो गया। मैं रोहन को खाती रुक गई। उसे लेने कोई आए तो मैं भी जाऊं। उस बच्चे को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। आधे घंटे बाद रोहन का मामा उसे लेने आया। मैं उसको देखकर दंग रह गई। और बहुत हैंडसम था। मैंने उसे गेट पर ही देखा था। उसने भांजे की गाड़ी में बैठाया और चला गया। अगले दिन मैंने उसे रोहन से पूछा उसे कौन लेने आया था। वह कहने लगा कि वह मेरे मामा जी हैं, उनका नाम मनीष है। मुझे रोहन का मामा बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे दोबारा देखना चाहती थी। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद ही मेरी यह प्रार्थना उस ईश्वर से ने सुनी थी। रोहन का ड्राइवर अब नहीं आता था, वह वही लड़का उसे लेने आता था। मैं रोज उसे देखने के लिए रुक जाती और जब तक वह उसे लेने नहीं आता मैं नहीं जाती। पता नहीं मुझे क्या होने लगा था, मुझे वह बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे तो खबर तक नहीं थी कि कोई उसे देखने के लिए इतना बेचैन होता है। वह चुपचाप आता और अपने भांजे के साथ चला जाता। मेरा बड़ा दिल चाहता उससे बात करने को, लेकिन अभी हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी और उसी दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं ना जा सकी। मैं छुट्टी कर ली। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मेरी साथी टीचर हंसते हुए मुस्कुराने लगी कि तुम्हें पता है कल रोहन की मीटिंग के लिए कौन आया था?
मेरे पूछने पर कहने लगी उसका मामा आया था, बल्कि पता नहीं वह मामा था या किन्नर था। इसका इतना कहकर वो ऊंची आवाज में हंसने लगी। मैं हैरत से पूछा कि ठीक तरह से बताओ, तो कहने लगी रोहन का मामा अजीब तरह से बोल रहा था और लड़कियों की तरह हाथ नचा नचा कर बातें भी कर रहा था। साफ लग रहा था कि वह लड़का नहीं बल्कि उसमें इतना कहा तो मैंने उसके रोंगटे टोकते हुए कहा कि बस करो। फिर मैं उसकी बात सुनने बगैर वहां से उठ खड़ी, क्योंकि मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बुरी लग रही थी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर उसके बाद वह भी कभी रोहन को लेने नहीं आया। मेरे बारे में मैं उस टीचर को पता लग गया था कि मैं मनीष को पसंद करती हूँ। फिर उसने बाकी टीचर को भी बता दिया। जब टीचर मेरा मजाक करती थी और मुझे ताने देती थी कि देखो यह लड़की किन्नर को पसंद करती है, और मैं उनसे लड़ पड़ती कि उसे ऐसा कहो मत। टीचर की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तंग आकर वह स्कूल छोड़ दिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेती क्या सच है क्या नहीं। मुझे उसके घर का भी पता नहीं था। मेरा दिल बहुत बेचैन था कि उसके कैसे देखूं, कैसे मालूम करूं कि वह टीचर ठीक कह रही थी या नहीं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई थी। जब मैंने उसके कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वह बाहर लॉन में बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। फौरन अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन है, तो वह कहने लगी कि मेरे भाई का दोस्त है, मेरा भाई और यह मेकअप आर्टिस्ट बनने का इरादा कर रहे हैं। बेचारा वाह है, तुम समझ तो गई होगी कि मेरा दोस्त ने रुखे से अंदाज में मैंने कहा। मैंने गौर से बाहर देखा तो वह उसी तरह हाथ हिला हिलाकर बात कर रहा था जैसे औरतें करती। मुझे उस टीचर की बात सच लगी और मेरे दोस्त भी तो कह रही थी कि वह लड़का नहीं बल्कि कुछ और है था। मैंने मायूसी से मुंह फेर लिया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत महसूस हुई कि मैं किससे प्यार करने लगी थी। उस दिन बाद से मैंने उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। मुझे अपने दोस्त के जरिए ही पता चला था वह एक मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। मैं पूरी तरह से एक लड़की थी और मेरा हक था कि मैं पूरे मर्द से शादी करती, ना उसे उस जैसे इंसान से जिसे दुनिया अजीब अजीब नामों से पुकारती है। मैंने शक किया कि मैंने उस वक्त रहते अपने आप को रोक लिया। बाद में मैं मेकअप से सेमिनार में उसे 2-3 बार देख चुकी थी और मेरा शक यकीनन बदल चुका था कि वह वही है जो मुझे समेत पूरी दुनिया समझ रही थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक कर उठी बैठी थी। मेरा सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि मेरी शादी किससे हुई। मैंने बैठे बैठे ही चिल्लाकर पूछा, कौन है? मेरी सास की आवाज आई, रवीना बेटी मैं हूँ। दरवाजा बोले खोलो। मैंने गुस्से से कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया, चली जाइए यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि आप कि आंटी के बेटे की कोई बीमारी हो, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन जो निकला वह तो मेरे जहानो गुमान में भी नहीं था। इसलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। कम से कम मुझे अपने बेटे के बारे में बता ही देती। मेरी सास रोते हुए कहने लगी, भगवान का वास्ता हमें बेइज्जत ना करो, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, हमारी इज्जत यूं खराब ना करो। इसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं चुपचाप उठकर दरवाजा खोल दिया। मैंने शादी के लिए हाँ की थी और अब मुझे ही भुगतना है। मेरी सास मुझे देखते ही कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तुम समझ रही हो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने गुस्से से कहा, आप यही कहेंगे ना? मैंने शादी से पहले अपनी सास के सामने शर्त रखी थी कि वह मेरे खानदान को एक घर कर लेके देंगे और अपनी शर्तें मान ली थी। अब जब मैं खुद सौदेबाजी की थी तो मैं आपके हक के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस दरवाजे को बंद कर लिया था और जैसे ही बेड की तरफ देखा तो कमरे के दूसरे दरवाजे में दाखिल होकर नीस चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। अगर कोई उसे यूं देख लेता तो उसकी खूबसूरती पर कोई अपनी बेटी के लिए अपना घर तक कुर्बान कर देता, मगर उसे भी पता चल पाता कि वह असल में कौन है। मैं भी उनकी शक्ल सूरत से ही प्रभावित हुई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बेड के किनारे जाकर बैठ गई। उसने मुझसे अपनी तरफ करके कहा कि तुम भी मुझे छोड़ जाओगी ना, जैसे सब छोड़ जाते हैं। सबकी बार अब की आवाज बड़ी आई, खूबसूरत और प्रार्थना, लेकिन मैं जानती थी कि यह असल हकीकत नहीं है। हम बिना सोचे समझे जिस पे अंदाज में बात करने के शादी होती है वही हमारी हकीकत होती है। उसकी भी वही हकीकत थी कि लड़कियों की तरह हरकतें और बातें और नजाकत से उसे क्या बताती। मैं चाहती हुई उसे छोड़ नहीं सकती थी। मैं बड़े दावे करके उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। मैंने शादी में एक जुआ खेला था जिससे हार सरासर मेरी अपने घर वालों को भी अच्छी जिंदगी चुकी थी। अब मेरा पता नहीं क्या होगा। मैं उसे जवाब दिए बगैर उस तरह वह सिमट कर सो गई। रात को ख्वाब में यही आता कि वह मेरा हर तरह मजाक बना रहा है। मैं कैसे किससे शादी कर लूं
मैंने उस उठी सुबह उठी तो मुझे भी पहले ही उठ चुका था। वैसे तो उठते बैठते और चलते फिरते के अंदाज वह बेहतरीन मर्द लगता था, लेकिन जब बात करता था तो उसके पोल खुल जाता और उससे हीन सी महसूस होने लगती थी। मैं पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे इजहार किया कि वह आज के फंक्शन में के लिए मेरा मेकअप खुद करेगा। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे इतना खूबसूरत किया तैयार किया कि हर कोई देखता ही रह गया। लोगों ने मुझे देखा तो वह मेरे भाग से जलने लगे, लेकिन कुछ लोग मुझ पर हंस भी रहे थे कि बेचारी लड़की किस्मत देखो, उसे भी मिला भी तो कौन। मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैंने उसका साथ या क्या कर लिया। मेहमानों को जाते ही मैंने अपना कमरा अलग कर दिया। मैं हरगिज उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरी सास ने मुझे कुछ ना कहा क्योंकि मैंने उसे साफ कर दिया था कि अगर वह इस मामले के कुछ बोलेंगी तो उसके पहली बहू की तरह भी मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी मर्जी से सोती जागती थी और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि मैं उसके बेटे किन्नर की शक्ल ना देखूं। उसकी इज्जत के लिए इतना ही काफी था। मैं उस घर से मौजूद थी। मेरी दो नंदे थी। उन्होंने भी मुझसे बात करने को और समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर मायूस होकर वह अपने घरों को वापस चली गई। एक दिन मैं किचन में अपने लिए खाना लेने गई तो अपनी सास के कमरे में सामने से गुजरते हुए अपना नाम सुनाई दिया तो मैं ठिठक कर रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। मेरी सास अपने बेटे यानी अपने पति से कह रही थी कि तुम रवीना को सच सच बता दो। वो इनकार कर रहा था। मैं नहीं, अगर उसको बताया तो ये यकीन नहीं करेगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं हैरत से सोचने लगी कि उन लोगों ने अभी भी मुझसे कुछ छुपाया हुआ है। मैंने और सुनने की कोशिश की, मगर वह चुप हो गए थे। फिर वापस अपने कमरे में चली गए। अब वह उस सच के कैसे पता करूं जो उन माँ बेटों ने मुझसे छुपाया हुआ था। उसके लिए मुझे अपने पति के कमरे में रहना पड़ता था ताकि मुझे सच्चाई का पता चल सके कि वह क्या करता है। मैंने अपना सामान उठाया, अपने पति के कमरे में शिफ्ट हो गई। उसे मैंने शक्ति से कह दिया था कि मुझसे दूर रहा करे। एक दिन वह फोन पर किसी से बात कर रहा था कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। वह घर से निकला तो मैं भी उसके पीछे निकल खड़ी हुई कि अब यह कहाँ जाता है। वह एक प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल हुआ था जिसके दरवाजे पर लिखा था कि मर्दाना मर्ज का इलाज किया जाता है। मैं सोचते हुए हैरान थी कि वह यहाँ किस सिलसिले में आया है। फिर सोचा कि मर्द होगा तो यह मर्दाना इलाज का क्या करेगा, वरना वापस आ गई। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी नंद यहाँ बेटा हुआ तो उसने एक पार्टी रखी और हम सब घर वालों को भी बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मम्मी की मजबूर करने पर चली गई। मम्मी ने कहा कि शादी की है तो निभाना भी सीखो। वह जैसा है जो है तुम्हारा पति, उसकी इज्जत और कदर करो। मैं मम्मी की वजह के उसके साथ अपनी नंद के बेटे होने की खुशी में आ गई और मुझे वही स्कूल वाली टीचर मिली। उसने जब मनीष के साथ देखा तो भरी महफिल में मुझे बेइज्जत करने लगी और कि आखिर तुमने इस किन्नर से शादी कर ली, तुम वैसी इसी की काबिल थी। मैं उसकी बातों और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके और भागते हुए घर वापस आ गए। मैं रोते हुए कमरे में आ गई, वह भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। मुझे चुप कराने लगा। मैंने उसे तड़प कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे दर्द का अंदाजा नहीं कर सकती। वह उदास होकर कहने लगा कि तुम मुझसे ज्यादा दुखी नहीं हो सकती, ना ही तुमसे मुझसे ज्यादा दर्द उठाया होगा। मैंने अपना रोना भूलकर तुमसे पूछा कि क्या बात मतलब है, तो कहने लगा, आज मैं तुमसे सब सच बताता हूँ कि मैं कौन था और क्या हूँ। मुझे वो अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं पैदा हुआ तो एक लड़की था। मेरे घर वाले मुझे बचपन से ही लड़की समझते थे। उन्होंने मुझे लड़कियों से ही कपड़े पहनाना शुरू किए और लड़की के तौर पर ही पहनने व्यवहार रखा। मैं भी खुद को एक लड़की ही समझ रहा था। लड़कियों के स्कूल में जाता था। मेरी सारी सहेलियां भी लड़कियां ही थी। मैं 14-15 साल का एक लड़की बनकर गुजारे, लेकिन फिर अचानक मुझ में बदलाव आना शुरू हो गए। मेरी आवाज भारी और चेहरे पर मुंह से दाढ़ी निकलना शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे घर वाले के लिए यह हालात बहुत परेशान करने वाले थे और आखिर मैं परेशान होकर मेरे घर वाले मुझे एक जाने माने डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने अजीब सी बात की। डॉक्टर कहने लगा कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे केस दुनिया में लाखों करोड़ों में बहुत कम होते हैं जिनकी लड़की के ऑपरेशन करके कोई लड़का या लड़की की बन जाए। डॉक्टर ने मेरे अच्छे से चेकअप किया, उसने मेरा ऑपरेशन किया और यूं ही एक लड़की से लड़के में बदल गया। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल वक्त था जो मैंने काटा। हर तरफ मेरा मजाक बनने लगा। मेरे दोस्त यहाँ तक के रिश्तेदारों तक मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरे माँ बाप वहाँ शहर छोड़कर यहाँ शहर आ गए। मैं कोई किन्नर या तीसरे जेंडर का नहीं हूँ। वह 14-15 साल का जो मैं एक लड़की बनकर गुजारे, बस उसी का असर मेरे अंदर बाकी रह गया, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन का मामला हो गया। डॉक्टर का कहना है कि मेरी शादी हो जाएगी
तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने पति की कहानी सुनकर मेरी आंखों भी भर आ गई। उसकी आजमाइश मेरे दर्द और परेशानी से कहीं बड़ी थी। मैंने उससे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं इस सब से तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था, मेरी सोई हुई मोहब्बत फिर से जागने लगी थी। मुझे अपने पति की हकीकत पता चला तो मैं बहुत खुश हुई कि वह कोई किन्नर या हिजड़ा नहीं है, उससे कोई नुक्स या खराबी नहीं है, बल्कि वह एक बीमारी का शिकार था। मैंने उसका बाकायदा इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसके अलावा मैंने पूरा एक साथ उसको प्रैक्टिस करवाई कि बातों के दौरान हाथों को कैसे कंट्रोल में रखना है। उसे यह भी सिखाया कि कैसे धीमे और अच्छे अंदाज से बात करनी है। मेरी मेहनत और दवाइयां रंग लाने लगी। बहुत जल्द वह ठीक होने लगा। अब वह एक पूरे मर्द की तरह बात करता था, एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट था। उसके अंदर आने वाली उस बदलाव ने उसे प्रशस्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे पहले से ज्यादा छाने लगे। 2 साल तक पूरी तरह से बदल गया था। उसकी वह सारी आदतें जिसकी वजह से लोग उस पर शक करते थे वह खत्म हो गई थी। अब वह भी आम मर्दों की तरह एक मर्द था। वह सारी लड़कियों जो उससे दूर भागती थी अब जो उसके आसपास मंडराने लगी थी। लेकिन मनीष किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। वह बस मेरी ही परवाह करता था और मुझसे ही मोहब्बत करता था। शादी के 3 साल बाद हमारे घर में एक बेटी का जन्म लिया तो सबके मुंह बंद हो गए। कुछ जलने वाले जो लोग भी अभी गलत फैसले करते हैं उन्हें मुंह पर मेरी औलाद की सूरत ईश्वर ने जैसे तमाचा रसीद दिया था। मेरी सास मेरी बुलाए लेती नहीं थकती थी कि मैंने आकर अपने बेटे की जिंदगी बदल दी। वह सबके सामने कहती थी कि मेरी बहू ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरी मोहब्बत की लाज रखी थी, मुझे रुसवा होने से बचा लिया था और मेरे उन सब ख्वाबों को पूरा किया।